नमस्कार मित्रों, मधुरम हिंदी उदयपुर में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। झीलों की नगरी और महाराणा प्रताप की इस कर्मस्थली को प्रणाम करते हुए आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारा टारगेट जो है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है, और इसके अंतर्गत आज हम जो निशुल्क कक्षाओं की एक सीरीज हमने प्रारंभ की थी, आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारा स्नेह, बहुत सारे आदेश मुझे मिल रहे हैं। उन सबको सिरोधार्य करते हुए प्रयास करूंगा, जितना मैं आपके लिए कर पाऊं उतना निश्चित तौर पर मेरा प्रयास रहेगा। आपकी ओर से बहुत सारे आग्रह आ रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज शुरू कर दीजिएगा, सर गौरव सर की तरफ वन लाइनर भी आप सर निकाल दीजिएगा, है ना मित्रों। तो मैं कोशिश कर रहा हूं शनै शनै आप सभी मित्रों के लिए जितना हो पाएगा उतना मैं करूंगा। फर्स्ट ग्रेड के हमारे जो विद्यार्थी हैं उनका समय बहुत कम है, इसलिए उनसे मैं सैटरडे को 9 बजे, रात्रि 9 बजे लाइव आने वाला हूं और बहुत सारी उनसे चर्चा करने वाला हूं। आज की इस कक्षा में हम प्रारंभ करते हैं हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास हम पढ़ने वाले हैं मित्रों। और हमने कल तक की कक्षा को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे, और ये कक्षाएं बिल्कुल निशुल्क है। बस आपसे केवल इतना सा आग्रह करता हूं कि आपका अगर इन कक्षाओं से कुछ हित होता हो तो उन बच्चों तक ये कक्षा जरूर पहुंचाना जिन बच्चों को हिंदी साहित्य के इतिहास की कहीं न कहीं आवश्यकता है। मित्रों, मुझे पता है 2, 4, 5, 10 कक्षाएं तो हर जगह मिल जाएगी आपको, लेकिन सीरियल से कोई नहीं पढ़ा रहा। और मैं शिक्षक दिवस के दिन यह संकल्प ले चुका हूं आप सभी की प्रेरणाओं से कि अब मैं आपके लिए बिल्कुल जितना हो पाएगा उतना निःशुल्क आपके लिए मैं करने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप सभी मित्रों का स्वागत है मित्रों। और आज मेरी बिटिया का बर्थडे भी है, हिमांशी का, और उसको स्नेहाशीष आप सभी का मिले, और मैं आपके लिए क्लास ले ही रहा हूं। और बेटी का बर्थडे भी है आज, और एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करता हमारे ही ब्लॉक का एक शिक्षक जो दिखता साधारण है पर असाधारण उसने काम किया है, आज उसके भी सम्मान में हम लोग पूरा बहुत अच्छे से गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत करने वाले हैं, ऐतिहासिक, जिसकी झलक कहीं न कहीं आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिलेगी। चलिए मित्रों, सुविचार से शुरुआत करते हैं। जो अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं रखता तो उसके जीवन का नियंत्रण समय अपने हाथों में ले लेता है। इसलिए आप सोचिए, हमारे जीवन पर हमारा कुछ नियंत्रण होना चाहिए, है ना। समय के साथ चहलकदमी करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए मित्रों। और कम समय में अधिक बातें अगर हमें ग्रहण करनी है तो बिल्कुल सेलेक्टिव स्टडी करने की स्ट्रेटेजी आपके अंतर्गत होनी चाहिए। और अभी तो फर्स्ट ग्रेड वालों को तो बिल्कुल पिन पॉइंटेड पढ़ना है, अब कहीं डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय की मांग ऐसी ही है। तो शुरुआत करते मित्रों। आज की जो हमारी कक्षा है, हमारे बच्चों ने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि सर हमारे लिए बिल्कुल आप व्हाइट बैकग्राउंड पर लिखिएगा, तो वो इच्छा भी आपकी आज मैं पूरी कर रहा हूं। मैं आपके लिए बिल्कुल व्हाइट स्लाइड पे लिख रहा हूं, और आप आ जाइए, सब मित्र जुड़ जाइए अधिक से अधिक संख्या में, और इस कक्षा का आनंद लीजिएगा। क्लास को शेयर, लाइक करना ये सब आपका काम है, आप करते रहिए, मेरा ध्यान इधर है मित्रों। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार एवं नामकरण, और साथ ही साथ आप देखोगे तो नामकरण के साथ साथ यहां पर हम बात कर रहे हैं काल विभाजन, ठीक है। नामकरण एवं काल विभाजन आज बहुत शॉर्ट में, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, उसको मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, काल विभाजन और नामकरण के बारे में। मित्रों, हम किसका नामकरण और काल विभाजन पढ़ेंगे उसके बारे में आपको बता दूं। हम मिश्र बंधुओं का जो है काल विभाजन और नामकरण पढ़ने वाले हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन नामकरण, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का, और बाबू श्याम सुंदर दास का। क्योंकि मित्रों ये महत्वपूर्ण काल विभाजन और नामकरण करने वाले हमारे साहित्यकार हैं। यद्यपि इनके अलावा भी और साहित्यकार हैं जिन्होंने काल विभाजन और नामकरण किया है, लेकिन इतनी आवश्यकता नहीं है, इसलिए अननेसेसरी इसको हम बड़ा नहीं करेंगे। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से फिट फॉर है वही आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। गला थोड़ा सा तकलीफ में है, इसलिए मेरी आवाज जैसी आप तक पहुंच रही है आप स्वीकार करें सहज भाव से, और अपना काम आप जो है अच्छी तरह से कर लेना, ठीक है मित्रों। तो इन सब का हम काल विभाजन और नामकरण पढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काल विभाजन बहुत जरूरी होता है। अगर हम किसी इतिहास को पढ़ते हैं तो उसका विभाजन होना जरूरी है। अगर हम प्रॉपर इतिहास की बात करते हैं मित्रों तो उसमें भी
है ना। आप देखते हैं कि मध्य भारत है, मध्यकालीन इतिहास है, प्रागैतिहासिक काल है ना। तो इस तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास में भी काल विभाजन और उनका नामकरण जो है वो एक आवश्यक प्रक्रिया थी, और उस प्रक्रिया को हमारे इतिहासकारों ने संपादित किया है। तो पहला हमारा जो काल विभाजन और नामकरण है उस पर हम चर्चा करते हैं मित्रों। तो पहला हमारा काल विभाजन और नामकरण कौन सा है उस पर बात करते हैं। तो मिश्र बंधु विनोद के द्वारा, मिश्र बंधु विनोद इनकी पुस्तक का नाम है, आप जानते हैं, है ना, मिश्र बंधु विनोद। और बात हम किसकी कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं आज मिश्र बंधुओं द्वारा जो काल विभाजन किया गया है और नामकरण किया गया है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मिश्र बंधु विनोद आपके हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम है। लगभग 5000 ये सब बातें हम कर चुके हैं, इसलिए इसको रिपीट नहीं करना चाहता। मिश्र बंधु काल विभाजन एवं नामकरण। मित्रों कहीं पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आप थोड़ा सा इसको इस तरह से दिमाग में बिठाने का प्रयास करें। मिश्र बंधुओं का जो काल विभाजन और नामकरण की विशेषता यह है कि इन्होंने जो आदिकाल है उसको क्या कहा, आरंभिक काल कहा, फिर आगे बढ़े इन्होंने माध्यमिक काल कहा, फिर आगे बढ़े इन्होंने अलंकृत काल कहा, फिर आगे बढ़े इन्होंने परिवर्तन काल कहा। बीच का कुछ समय है ना, लगभग 35 वर्षों का जो समय है उसको संक्रांति काल इन्होंने मान लिया, और जो वर्तमान काल है इसको वर्तमान काल या आधुनिक काल को वर्तमान काल कहने वाले कौन है, मिश्र बंधु विनोद। तो सबसे पहली बात, मिश्र बंधुओं द्वारा जो काल विभाजन किया गया है वो मोटे तौर पर कितने भागों में किया गया है, 5 भागों में किया गया है। नाम याद रखिएगा, आरंभिक काल पहला कौन सा है मित्रों, आरंभिक काल है। दूसरा माध्यमिक काल यानी भक्ति काल जिसको हम कह सकते हैं, उनको इन्होंने माध्यमिक काल कहा। जिसको रीति काल हम कहते हैं उनको उसको इन्होंने क्या कहा, अलंकृत काल कहा। और एक खास बात यह है कि किसी और इतिहासकार ने ऐसा नहीं बताया, लेकिन इन्होंने बीच का एक समय, अलंकृत काल और वर्तमान काल के बीच के एक समय को, है ना, 35 वर्षों के इस समय को इन्होंने एक प्रकार से क्या कह दिया, परिवर्तन काल, कि भाई रीति काल के बाद एक परिवर्तन का दौर आ रहा है और आधुनिक काल का प्रारंभ हो रहा है, उसके बीच का समय जो है वो परिवर्तन काल है। ये इनके काल विभाजन की एक अलग बात है ना। किसी भी साहित्यकार ने ऐसा परिवर्तन काल के बारे में नहीं बताया हमको, लेकिन मिश्र बंधुओं द्वारा ये कहा गया। अब देखिए सबसे पहले इनकी जो समय की बात है, परीक्षा में प्रश्न प्रायः नाम को लेकर भी आ सकता है और समय को लेकर भी आ सकता है, तो हम बिल्कुल उसको भी ध्यान से देखेंगे। इन्होंने आरंभिक काल का जो प्रारंभ है मित्रों वो कब से माना है, इन्होंने आरंभिक काल का जो प्रारंभ है, हाँ आरंभिक काल का जो प्रारंभ है इन्होंने माना है 700 विक्रम संवत से 1400 विक्रम संवत। अब आप जानते हैं कि विक्रम संवत को अगर हमें सन में, ईस्वी सन में परिवर्तित करना है तो कितना माइनस करना पड़ेगा, -57 करना पड़ेगा, 57 माइनस करना पड़ेगा। लगभग जो आपसे पूछा जाएगा मिश्र बंधु के काल विभाजन के बारे में तो आपसे विक्रम संवत में ही पूछा जाएगा, और फिर भी अगर कहीं ईस्वी सन में पूछे तो आप -57 कर देना। अब मैं वो सारी चीजें लिख नहीं रहा हूं, आप इस बात को समझ जाए। 700 विक्रम संवत से 1444, इतना सरल है, 700 से 1444 आराम से याद हो सकता है। अब यहां 1445 है, ध्यान रखना, है ना। माध्यमिक काल 1445 से 1680, इधर देखेंगे तो 1681 से 1889, और इधर देखेंगे तो 1890 से 1925 विक्रम संवत, और इधर 1926 से अब तक, यानी जब तक उन्होंने ग्रंथ लिखा था, है ना, तब तक की बात उन्होंने उसमें लिख ली, 1926 विक्रम संवत से अब तक, ठीक है। और आप जानते हैं कि इनका जो प्रथम भाग है, प्रथम द्वितीय और तृतीय भाग है, वो 1913 में हमारे सामने आ गया था, है ना, और चतुर्थ भाग 1934 में हमारे सामने आया था। तो मित्रों ये तो याद हो गया होगा, आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल। अब इन्होंने 3 जो कालखंड है उनको फिर से 2-2 भागों में बांटा है, ये भी आप देख लेना। आरंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा, जिसमें एक को कहा पूर्वारंभिक, दूसरे को कहा उत्तरारंभिक, यानी पूर्व और उत्तर शब्द इन्होंने जोड़ दिया है, पूर्व आरंभिक, और दूसरा है उत्तर आरंभिक। पूर्व आरंभिक का समय 700 से 1343, उत्तर आरंभिक का समय है 1344 से 1444 ईस्वी, यानी 100 वर्षों का कालखंड जो है उत्तरारंभिक का है। इसी तरह से माध्यमिक काल में पूर्व माध्यमिक, और यहां उत्तर माध्यमिक नहीं लिखा है, इस बात का ध्यान रखना, यहां प्रौढ़ माध्यमिक कहा है। कभी परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि मिश्र बंधु द्वारा, है ना, काल विभाजन में किस काल का नामोल्लेख नहीं किया है ना, किस काल का नामकरण नहीं किया है ना, या उनके द्वारा किया गया नामकरण नहीं है,
तो आप सोचिए, यहां पूर्व माध्यमिक काल आएगा, यहां उत्तर माध्यमिक काल आएगा, प्रौढ़ माध्यमिक काल आएगा। तो कहीं इस चक्कर में आप इधर भी उत्तर नहीं मान लें, ये इनके एक नामकरण में हम कमी मानते हैं। तो पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल, पूर्वालंकृत काल, उत्तरालंकृत काल। ठीक है मित्रों, पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560, 1561 से 1680, पूर्वालंकृत काल जो है 1681 से 1790, 1791 से 1889। ऊपर पूरा कालखंड का समय लिखा है, यहां टुकड़े टुकड़े में लिखा है। परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रम संवत, और यहां पर देखेंगे वर्तमान काल 1926 विक्रम संवत से अब तक। ठीक है मित्रों, ये मिश्र बंधुओं का काल विभाजन और नामकरण हो गया। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन ग्रियर्सन की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ था, बिल्कुल ठीक बात है। ग्रियर्सन की अपेक्षा ये क्या था मित्रों, अधिक प्रौढ़ था, बिल्कुल ग्रियर्सन की अपेक्षा तो ये अधिक प्रौढ़ था ही। ठीक है, क्योंकि ग्रियर्सन ने तो प्रयास किया था, 12 नामकरण किए थे अध्यायों के, और उसमें से 4 का उसने कुछ समय भी लिखा था, तो वो इतना प्रॉपर नहीं था। लेकिन शुरुआत जो है, सबसे पहले नामकरण की और काल विभाजन की शुरुआत जॉर्ज ग्रियर्सन ने की, और उसी से प्रेरित होकर कहीं मिश्र बंधुओं ने और थोड़ा व्यवस्थित किया, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसको बिल्कुल व्यवस्थित कर दिया मित्रों। तो अब देखिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम प्रौढ़ व व्यवस्थित नाम, प्रथम कहा है, ध्यान रखना, प्रथम प्रौढ़ व व्यवस्थित नामकरण एवं काल विभाजन जो है मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया। ठीक है, इसमें हिंदी को बहुत पीछे ले जाकर अपभ्रंश में सम्मिलित कर लिया गया, ये इसकी कमी है। ये इसकी क्या है, कमी है कि कहीं ना कहीं 700 विक्रम संवत, अब 700 विक्रम संवत में से जब अपन 57 माइनस करेंगे तो 643 ईस्वी से ये हिंदी को आप प्रारंभ मानते हैं। तो 643 ईस्वी से तो हिंदी का प्रारंभ नहीं है मित्रों। उस समय तो बहुत अच्छी तरीके से अपभ्रंश भाषा के साहित्यों का और व्यवहार में अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो ये इसकी एक कमी है। कालों के नामकरण में एक जैसी पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया। अभी आपको बताया था कि पूर्व और उत्तर जब लिखना था, तो फिर जब माध्यमिक काल की बात आई तो फिर पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक नहीं करके उत्तर माध्यमिक करना चाहिए था। तो ये कहीं पूर्व उत्तर तो कहीं पूर्व प्रौढ़ लिखा है, ये कमी के रूप में है। तो ये मिश्र बंधु द्वारा जो नामकरण किया गया वो पूरा हो गया मित्रों। फिर देखिएगा, सर्वाधिक मान्य मत जो है वो किसका है, तो सर्वाधिक मान्य मत है मित्रों किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आप जानते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ, और 1940 ईस्वी में यह स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हुआ। अब देखिए, इन्होंने कितना भाग किया है, 4 भाग किए हैं। एक को कहा है आदिकाल। अच्छा, दोहरे नामकरण की जो प्रथा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की बहुत बड़ी विशेषता है। ठीक है, सबसे पहले दोहरे नामकरण का अगर किसी ने प्रयोग किया है हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो वो करने वाले कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसलिए आप 2 तरह से नाम यहां पर देखोगे। आदिकाल को एक नाम इन्होंने वीरगाथा काल भी कहा है। इसका जो कालखंड है वो 1050 से 1375 विक्रम संवत, ध्यान रखना, -57 करना पड़ेगा ईस्वी सन के लिए। फिर पूर्व माध्यमिक काल जिसको भक्ति काल भी कहा है मित्रों, फिर उत्तर माध्यमिक काल जिसको रीति काल कहा है, और आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल भी कहा है। तो 2 तरह से नामकरण किए गए हैं, एक समय को लेकर है, दूसरा उस कालखंड में जो विशेष रूप से प्रवृत्ति साहित्य में दिखाई देती थी, है ना, उस प्रवृत्ति के आधार पर भी उस युग का क्या किया है, नामकरण किया है। समय देखिए 1375 से 1700 विक्रम संवत, यानी लगभग आप देखेंगे कि यहां पर 300 लगभग 25 वर्षों का समय जो है पूर्व माध्यमिक काल को दिया है। फिर लगभग 200 वर्षों का समय, ध्यान रखिएगा, 1700 से 1900 विक्रम संवत का समय जो है वो किसको दिया गया है, रीतिकाल को दिया गया है। और विक्रम संवत 1900 से 1984 तक का जो समय है मित्रों, वो आधुनिक काल को दिया गया है। उसके बाद ठीक है, आचार्य जी का जो पूरा समय है वही समाप्त हो जाता है, और जब तक हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक की रचना की तब तक का उन्होंने जरूर उस में लिख लिया है, तो उसके बाद लिखना संभव भी नहीं था। आधुनिक काल को इन्होंने वापस प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान के नाम से जो है बांटा है। प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान, जिसमें भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद है, इस तरह की बातें आ गई है। ठीक है मित्रों, यहाँ वीर गाथा काल की जब बात करते हैं तो इसको 2 भागों में बांटते हैं, वो अपभ्रंश काल या प्राकृताभास हिंदी काल, एक कालखंड ये किया, और दूसरा कालखंड उन्होंने किया वीरगाथा काल। तो 1050 से 1200 विक्रम संवत तक की जब बात करते हैं, 1050
1050 से 1200 विक्रम संवत तक की बात जो है वो प्राकृताभास हिंदी काल या अपभ्रंश काल कह दे, और 1200 से 1375 विक्रम संवत का जो कालखंड है वो वीरगाथा काल है। मित्रों, इन्होंने भक्ति काल को फिर अच्छे से विभाजित किया। भक्ति काल को बहुत अच्छे से विभाजित करने वाले अगर कोई आचार्य हैं तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया, निर्गुण काव्य धारा और दूसरा सगुण काव्य धारा। आप सभी जानते हैं निर्गुण काव्य धारा में ईश्वर, निराकार ईश्वर की जो है आराधना की जाती है, और सगुण काव्य धारा में जो है ईश्वर के सगुण रूप को या मूर्ति रूप में ईश्वर को पूजने का जो है वो प्रचलन है, वो सगुण काव्य धारा है। निर्गुण काव्य धारा को फिर दो भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रयी शाखा जिसको संत काव्य भी कहा जाता है, प्रेमाश्रयी शाखा जिसको सूफी काव्य भी कहा जाता है। अब ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो माने हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को। प्रेमाश्रयी या सूफी प्रेमाख्यानक के जो प्रतिनिधि कवि है मित्रों वो माने हैं किसको, मलिक मोहम्मद जायसी को, पद्मावत के रचयिता है। सगुण काव्य धारा में मित्रों दो भाग किए गए हैं, एक कृष्ण काव्य धारा है और दूसरी राम काव्य धारा है, जिसको हम कृष्णाश्रयी कृष्ण काव्य धारा और रामाश्रयी काव्य धारा के नाम से जानते हैं। तो कृष्णाश्रयी का मतलब कृष्ण काव्य और रामाश्रयी का मतलब क्या है, राम काव्य। ठीक है मित्रों, तो यहां पर आप देखेंगे कि कृष्णाश्रयी के जो प्रतिनिधि कवि माने हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वो सूरदास है। ठीक है मित्रों, वो सूरदास है। और रामाश्रयी जो राम काव्य है उसके प्रतिनिधि कवि कौन है, तुलसीदास जी है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। एक बार फिर से देख लो, आदिकाल, पूर्व मध्य काल, उत्तर काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल। परीक्षा में प्रश्न आएगा है ना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का नामकरण जो है अन्य किस नाम से किया है, तो ध्यान रखना भक्ति काल का नामकरण अन्य किस नाम से किया, पूर्व मध्य काल के नाम से। 1050 से 1375 विक्रम संवत, 1375 से 1700 विक्रम संवत, 1700 से 1900 विक्रम संवत, 1900 से 1984 विक्रम संवत तक जो है इन्होंने 4 कालखंडों में लगभग 900 वर्ष की अवधि को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से क्या किया है, विभाजित किया है। तो 900 वर्षों के कालखंड को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में बांटने का काम किया। प्रथम सुव्यवस्थित व सर्वमान्य काल विभाजन एवं नामकरण, ध्यान रखना सर्वमान्य, ठीक है, मिश्र बंधुओं ने किया है वो प्रौढ़ है, लेकिन सबसे व्यवस्थित अगर कहीं कहें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दोहरे नामकरण की प्रथा का प्रारंभ इन्होंने ही किया। एक नामकरण काल आधारित है, समय आधारित है, दूसरा प्रवृत्ति आधारित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है मित्रों, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा और ये क्लास आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल होगी। निश्चित तौर पर आपके लिए टेस्ट सीरीज की भी मैं प्रयास कर रहा हूं, यथासंभव आपको मैं बता दूंगा। बस आप जरूर जो है अन्य मित्रों को टेलीग्राम चैनल से, यूट्यूब चैनल से मधुरम हिंदी का जो हमारा ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। संडे के दिन हम एक टेस्ट भी उसमें आयोजित करते हैं, व्याकरण का हो सकता है या हिंदी साहित्य के इतिहास का हो सकता है। और सैटरडे को मैं आपकी जो है 9 बजे लाइव क्लास लेने वाला हूं, जिसमें हम कुछ प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। जो हम पढ़ रहे हैं उसकी कुछ प्रश्नोत्तरी जो है हम सप्ताह में कोशिश करेंगे कि 2 दिन लाइव क्लास लेंगे। जो रात्रि वाली लाइव क्लास की बात कर रहा हूं उसमें हम जो है 9 बजे, रात्रि 9 बजे, जिसमें हम प्रश्नोत्तरी पर ही चर्चा करने वाले हैं, ताकि इधर से कंटेंट उधर से आपकी प्रश्नोत्तरी ठीक हो जाए। और बाकी जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले मित्र हैं उनसे एक बार विनम्र अपील करता हूं कि एक बार आप मधुरम हिंदी ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि समय कम है मित्रों और उसमें बहुत सारा कंटेंट जो है वो अपलोड कर चुका हूं मैं पहले से। तो आप उसका लाभ उठाइए, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं यहां से आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। और आपको पता है कि मेरे नंबर आप सब तक हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करके जैसा आप मेरे से सहयोग चाहेंगे, है ना, क्योंकि मित्रों ऐप जो है वो प्राइवेट है ना, और उसके स्पेस मेंटेनेंस कई सारी चीजें हैं। तो जो भी बेस्ट टू बेस्ट होगा, अभी भी हम उसको 999 रुपए में हिंदी साहित्य का पूरा सेकंड पेपर का सिलेबस जो है वो फर्स्ट ग्रेड वाला वो हम ऐप पर अभी अवेलेबल करा रहे हैं। तो ऐसे साथी जिनको लगता है कि नहीं यार अब समय कम है और मैं आऊंगा आप तक, तब तक बहुत समय हो जाएगा मित्रों। सेकंड ग्रेड के साथी तो थोड़ा समय है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के साथियों से स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप थोड़ा समय निकाल कर हो सके तो ऐप को जरूर विजिट करिएगा। और आप कोई लगता है कि बहुत नीडी है, कोई और ऐसी स्थिति है, तो कुछ और जो बेस्ट हो सकता है वो मेरी ओर से मैं प्रयास करूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन एवं नामकरण। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आपको पता है कि आदिकाल को आदिकाल कहने वाले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इन्होंने 4 कालखंड किए हैं, भक्ति काल कह दिया, रीतिकाल कह दिया और आधुनिक काल कह दिया। इन्होंने कोई ज्यादा झंझट पाली नहीं है ना। इन्होंने 1000 से 1400 ईस्वी तक का समय जो है आदिकाल, इन्होंने ईस्वी में ही विभाजन किया है। 1400 से 1600 भक्ति काल कह दिया। और यहां पर आप देखिएगा 1600 से, मित्रों यहां थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, 1600 से 1800, ठीक है, 1600 से 1800 तक का जो समय है मित्रों, वो किसको दे दिया? रीतिकाल को 1600 से 1800। और आधुनिक काल जो है 1800 से 1952 ईस्वी तक का जो समय है उसको आधुनिक काल कह दिया। आचार्य शुक्ल के सबसे बड़े अगर कोई आलोचक है तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग जो है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर भी इन्होंने कहा है। आगे जब पढ़ेंगे तब हम चर्चा करेंगे उस पर भी। डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन एवं नामकरण देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं ये भी, और वर्तमान में हम इनकी हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक को पढ़ते ही हैं। इन्होंने भी देखिए 4 जो है वो नामकरण कर दिए, 4 कालखंड बना दिए, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आप देख रहे हैं कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम थे वो नाम किसके हैं? डॉक्टर नगेंद्र के हैं। लेकिन समय को लेकर थोड़ा सा अलग मामला है। ये 7वीं शताब्दी मध्य से 14वीं शताब्दी मध्य तक आदिकाल मानते हैं। 14वीं शताब्दी मध्य से, ध्यान देना सब मध्य 17वीं शताब्दी के मध्य तक भक्तिकाल का समय मानते हैं, ठीक है। तो लगभग 300 वर्षों का समय है मित्रों, और यहाँ तो लगभग 700 वर्षों का समय हो जाता है। रीतिकाल 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी मध्य, दोनों ही मध्य है। आधुनिक काल 19वीं शताब्दी मध्य से अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल में माना गया है। और आधुनिक काल का इन्होंने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है। तो आधुनिक काल को इन्होंने फिर देखिए मुख्य रूप से 4 कालखंडों में बांटा है। तो इसमें आप देखिएगा एक नाम दिया है पुनर्जागरण काल, जिसका नाम भारतेंदु काल भी है या भारतेंदु युग भी है। इसका समय दिया इन्होंने 1857 से 1900 ईस्वी तक, क्योंकि 1857 में जो है क्रांति हुई थी, हमारे 1857 की क्रांति, तब से उन्होंने पुनर्जागरण काल कहा या भारतेंदु काल कहा। जागरण सुधार काल जिसको द्विवेदी काल कहा आपने, 1900 से 1918 तक का समय इसका माना गया। छायावाद का समय है 1918 से 1938 ईस्वी। उसके बाद आपने एक नामकरण किया, वो है छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल को फिर 2 भागों में बांटा है। एक को प्रगति प्रयोग काल कहा, प्रगति प्रयोग काल, यानी प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों ही साथ आ गए। और दूसरा कहा नवलेखन काल। तो प्रगति प्रयोगवाद जो है वो 1938 से 1953 ईस्वी तक का समय माना, और 1953 से अब तक का समय नवलेखन काल, साठोत्तरी कविता वगैरह जो भी है वो सब कुछ इसमें आ गया। तो डॉक्टर नगेंद्र का ये काल विभाजन मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है। हम लगभग इसी काल विभाजन का नाम वगैरह का प्रयोग करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। आगे है रमाशंकर शुक्ल रसाल का काल विभाजन एवं नामकरण। मित्रों सबसे बड़ी बात यह है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने काल विभाजन करते समय कितने भाग किए हैं? केवल 3 भाग किए हैं। पहला है मित्रों आदिकाल। इन्होंने आदिकाल को कहा हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था है, बिल्कुल ठीक बात है। मध्यकाल हिंदी साहित्य की किशोरावस्था है, और आधुनिक काल हिंदी साहित्य की युवावस्था है, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, हम भी मान लेते हैं। अब आदिकाल को इन्होंने 2 भागों में बांटा। पूर्वार्ध आदिकाल है ना, पूर्व आरंभिक नहीं बोला है, पूर्वार्ध आदिकाल पूरा नाम लिखा है, उत्तरार्ध आदिकाल पूरा नाम लिखा है। समय है 1000 से 1200 विक्रम संवत में इन्होंने कहा है पूर्वार्ध आदिकाल है, और उत्तरार्ध आदिकाल 1200 से 1400 विक्रम संवत। पूर्वार्ध मध्यकाल मित्रों 1400 से 1600 विक्रम संवत। उत्तरार्ध मध्यकाल 1600 से 1800 विक्रम संवत। ठीक है मित्रों, इसी तरह से आधुनिक काल को इन्होंने परिवर्तन काल नाम दिया, ध्यान देना है ना। परिवर्तन काल 1800 से 1900 विक्रम संवत, और वर्तमान काल ठीक है 1900 विक्रम संवत 1900 से अब तक जो है इसको अपन ने क्या कहा है, वर्तमान काल कहा है मित्रों। तो यहां पर एक बात और ध्यान देना, परिवर्तन काल, ठीक है, मिश्र बंधुओं ने भी ये कहा है परिवर्तन काल, लेकिन यहां पर उनका नामकरण बिल्कुल अलग से है। ठीक है, और यहां ये आधुनिक काल का ही एक भाग बना दिया गया है। वर्तमान काल उन्होंने भी कहा है, इन्होंने भी वर्तमान काल कहा है। तो ध्यान रखिएगा, रमाशंकर शुक्ल रसाल कहीं कहीं नाम जो है मिश्र बंधु से ही ले रहे हैं। फिर देखिए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का नामकरण और काल विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इन्होंने लिखा है मित्रों, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इनके द्वारा लिखा गया है, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, इन्होंने जो है वही 4 कालखंडों
में विभाजित किया, लेकिन ईसवी सन में किया है। एक है प्रारंभिक काल। ध्यान देना, यहां एक बात समझने जैसी है, मिश्र बंधुओं ने आदि काल को आरंभिक काल कहा है और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदि काल को प्रारंभिक काल कहा। ये प्रश्न आया हुआ है कि किसने आदि काल को प्रारंभिक काल कहा, किसने आदि काल को आरंभिक कहा। तो आरंभ का अर्थ हुआ मिश्र बंधु, प्रारंभ का अर्थ हुआ कौन, ध्यान देना, गणपति चंद्र गुप्त। 1184 से 1350 ईस्वी के आसपास जो है आपने ये समय सीमा मानी है प्रारंभिक काल की, ठीक है मित्रों। फिर पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 ईस्वी के मध्य में। उत्तर मध्यकाल, ध्यान देना, उत्तर मध्यकाल है ना, माध्यमिक नहीं, उत्तर मध्यकाल है 1600 से 1857 ईस्वी और आधुनिक काल 1857 से अब तक। और इन्होंने जो भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल में जो भक्ति काल के जो साहित्य है उनको 3 कैटेगरी में बांटा है। भक्तिकालीन साहित्य को धर्माश्रित, राज्याश्रित और लोकाश्रित, ठीक है मित्रों। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब हमारा एक अंतिम जो काल विभाजन और नामकरण है, बाबू श्याम सुंदर दास का काल विभाजन और नामकरण। बहुत बड़े साहित्यकार हैं, है ना, और बहुत बड़ी दखल रखते हैं हिंदी में। बाबू श्याम सुंदर दास का जो काल विभाजन है वो भी 4 भागों में है। आदि युग, ध्यान रखना, काल शब्द का प्रयोग नहीं किया, युग शब्द का प्रयोग किया, ये यहां महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। इन्होंने आदि युग कहा है, तो आदि काल को आदि युग कहने वाले कौन, बाबू श्याम सुंदर दास। पूर्व मध्य काल नहीं, पूर्व मध्य युग है, इस युग शब्द पर ध्यान दें। उत्तर मध्य युग कहा और आधुनिक काल कहा, आधुनिक युग, सॉरी, आधुनिक युग कहा। तो युग शब्द का प्रयोग करने वाले बाबू श्याम सुंदर दास है। इसको वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, नवीन विकास काल, ये भी इन्होंने कहा है। 1050 से 1400 विक्रम संवत तक आदि युग है। 1400 से 1700 विक्रम संवत तक पूर्व मध्य युग है। 1700 से 1900 विक्रम संवत तक उत्तर मध्य युग है। तो लगभग आप देखेंगे शुक्ल जी का ही वो एक रेपुटेशन है। और 1900 से लेकर अब तक जो है वो आधुनिक, जिसको नवीन विकास का काल कहा। तो इस तरह से मित्रों मैं ये मानता हूं कि आपको ये काल विभाजन और नामकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से 1 मिनट में इसको रिवाइज कर देते हैं। कोई मित्र बाद में जुड़ा हुआ हो तो खाली 1 मिनट में हम इसको रिवाइज करते हैं, ठीक है मित्रों। यहां आप देखिएगा, सबसे पहले हम कुछ प्रसिद्ध इतिहासकार, उनके नामकरण और काल विभाजन की बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने बात की थी किसकी, मिश्र बंधु द्वारा जो काल विभाजन, ठीक है, मिश्र बंधुओं द्वारा जो काल विभाजन और नामकरण किया गया उसके बारे में हमने चर्चा की। 5 कालखंडों में इन्होंने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित करने का काम किया। उसके बाद मित्रों दूसरा हम देख रहे हैं, ये मिश्र बंधुओं के काल विभाजन के बारे में कुछ कमियां या चर्चाएं थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन नामकरण सबसे प्रौढ़ है ना, प्रौढ़तम कह दीजिए, और सर्वाधिक मान्य जो काल विभाजन और नामकरण है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऐसा भी प्रश्न आता है तो ध्यान रखिएगा। दोहरे नामकरण की जो प्रथा है वो किसने प्रारंभ की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उसके बाद देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन वही 4 कालखंडों में किया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल इन्होंने कहा है। और आदिकाल को क्या कहा, अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा है मित्रों। फिर देखिएगा डॉक्टर नगेंद्र ने सर्वाधिक रूप से अगर देखें वैज्ञानिक रूप से आधुनिक काल को भी सही तरह से इन्होंने विभाजित करने का प्रयास किया। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये नाम सेम है, लेकिन आधुनिक काल को इन्होंने जो है पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद काल और छायावादोत्तर काल कहा। ये इनका एक नयापन है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जो है वो आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल 3 ही खंड करते हैं। और फिर इसमें और खंड है, पूर्वार्ध आदिकाल, उत्तरार्ध आदिकाल, पूर्वार्ध मध्यकाल, उत्तरार्ध मध्यकाल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल मित्रों। और फिर देखिएगा अंत है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। देखिए प्रारंभिक काल कहा है, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। और बाबू श्याम सुंदर दास जो है वो आदि युग कहते हैं, पूर्व मध्य युग कहते हैं, उत्तर मध्य युग कहते हैं, आधुनिक युग कहते हैं। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय बहुत कीमती है। और फिर समय तो किसी का भी हो, मेरा हो या आपका, बहुत कीमती है। समय को दांतों की तरह से पकड़ने का अभ्यास रखिएगा। अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं माने, क्योंकि हम उस परम पिता की संतान हैं। अगर उसका अंश हमारे भीतर है तो हम कमजोर नहीं हो सकते हैं। हताशा और निराशा को जिंदगी से दूर कर लीजिएगा। 24 घंटों का अधिकतम सही उपयोग करने का आप अभ्यास कीजिएगा। और सामने जो चुनौती है उसको स्वीकार करना हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होता है और उसको स्वीकार करना ही है। इसलिए युद्ध से पहले कहीं ना कहीं हारने का जो अभ्यास हम कर लेते हैं वो गलत है। युद्ध के अंतिम क्षण तक
हम विजेता के भाव से ही युद्ध को लड़ेंगे। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि उदयपुर मेवाड़ से मधुरम हिंदी के क्षेत्र में आप सभी मित्रों का इसी तरह से सहयोग करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कक्षा को आप अपने सभी मित्रों तक जरूर पहुंचाएं ताकि हमारे जितने भी नीडी बालक हैं, है ना, जिनको सीरियल से कक्षा चाहिए, वो जरूर मिलेगी। और आप सबको पुनः एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।